हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ छात्रों, आप लोग को एसके टीचर एकेडमी में स्वागत है। आज मैंने आप लोग के लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना, सी टेट पेपर 2 के लिए जिसका सोशल साइंस है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लास्ट क्षण में आप लोग को एक बार रिवीजन करने का अच्छा खासा मौका है। इसलिए मैंने सोशल साइंस के क्लास 6 to 8 का निचोड़ लाया हूँ। आज इसमें आप लोग को इतिहास, भूगोल, नागरिक और इकोनॉमिक्स, ये चारों सेक्टर से आप लोग को इसमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, और उसका समरी मिलेगा। तो आप लोग छात्रों ध्यान से इसको देखेंगे और हर एक क्वेश्चन आप लोग आसानी से सीटेट में क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए छात्रों आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है ना, और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। छात्रों, कहा गया है, न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना। न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना। मुश्किलें जितनी भी हो जीवन में, मुश्किलें जितनी भी हो जीवन में, है तुमको बस आगे बढ़ना, है तुमको बस आगे बढ़ना। तो कहा छात्रों, आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, जितने भी सारे कंटेंट पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज पे ज़्यादा ध्यान दें और आसानी से सीटेट क्रैक करें। देखिए, पहला है वायुमंडल की संरचना। तो हमारे वायुमंडल, ठीक है ना, जो है यह पांच परतों मतलब 5 लेयर्स में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। और ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और एक बहिर्मंडल। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है। तो कितने परतों में बटा हुआ है? 5 परतों में, ठीक है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और एक बहिर्मंडल, ठीक है ना। उसका देख लीजिए, यह फिगर भी हमने बनाया है। बाह्य वायुमंडल से सबसे ऊपर वाला है, सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो इस प्रकार से यह 5 मंडल है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए, क्षोभ मंडल क्या होती है, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर। क्षोभ मंडल देखिए, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंतर्गत होती है। तो पूछ दे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर तक है, तो 13 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल में ही सभी तरह की घटनाएं घटित होती है, जैसे वर्षा होना, कोहरा, ओलावर्षा, ठीक है ना। तो मौसमी घटनाएं पूछ दे किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब आ गया समताप मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाते हैं? समताप मंडल कहलाते हैं। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य फैला रहता है और इस परिस्थितियां जो होती है, यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदेश होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो क्या होगा? समताप मंडल में। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो समताप मंडल में कौन सी गैस की परत होती है? ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। जो सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण जो निकलती है, उसे हमको रक्षा कौन करते हैं? तो समताप मंडल करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए, आ गया मध्यमंडल। तो मध्यमंडल क्या होती है? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। यह कितने किलोमीटर तक? 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर वाले उल्का पिंड, ठीक है ना, मेटेराइट, इस परत में आने पर जल जाते हैं। देखिए, जब उल्का पिंड इस परत में आते हैं मंडल में, तो वो क्या होते हैं? जल जाते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 80 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। सबसे पहले क्षोभ मंडल, इसकी ऊंचाई कितना? 13 किलोमीटर। उसके बाद था क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, इसकी ऊंचाई था 50 किलोमीटर। अब आगे हम लोग मध्य मंडल, तो इसकी ऊंचाई कितना है? 80 किलोमीटर तक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, वाह्य वायुमंडल। देखिए, वाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है और 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। कितना किलोमीटर? वायुमंडल जो है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है और इसी में रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वायुमंडल का ही नाम है आयन मंडल। इसी का नाम क्या है? आयन
मंडल, ठीक है ना। इसी परत में रेडियो संचार भी होता है। तो यह क्वेश्चन छात्रों सीटेट ने एक बार पूछा भी था, ठीक है ना। तो इसलिए इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो रेडियो किस मंडल में, ठीक है ना, अपना संचार के लिए उपयुक्त होते हैं? तो वायुमंडल या आयन मंडल में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब आ गया बहिर्मंडल, जो लास्ट है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो अंतरिक्ष में हीलियम और हाइड्रोजन बोले किस परत में तैरती रहती है? तो बहिर्मंडल में। किस में? बहिर्मंडल में, ठीक है। चलते हैं छात्रों हम लोग नेक्स्ट पे। अब आगे आर्द्रता क्या होती है, देखिए आर्द्रता क्या होती है। तो यह है छात्रों, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित, ठीक है ना, एवापोरेट्स होता है, तो यह जलवाष्प वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है ना। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की, ठीक है ना, को आर्द्रता कहते हैं। मतलब जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे वायु गर्म हो जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। जब जो मौसम थोड़ा ठंडा हो, गीला हो, तो उस समय क्या होते हैं कि कपड़े ठंडे सूखने में ज़्यादा समय लगेगा। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, हम असहज महसूस करते हैं। जब उस समय क्या होती है कि हमारे शरीर से भी पसीना जल्दी नहीं सूखेगा, इसलिए ज़्यादातर गर्मी में क्या होती है, उन सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह है। बादल क्या है? इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये क्या होती है? वर्षण के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो उसी को कहते हैं प्रीसिपिटेशन, मतलब वर्षण, उसी को हम कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए पृथ्वी पर क्या होती है, जल के रूप में गिरने वाला वर्षण यानी कि वर्षा, जिसको रेन कहते हैं, वो ज्यादातर भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं वो, ठीक है ना। देखिए भौम जल स्तर का मतलब क्या हुआ कि जब नदी से क्या होती है, समुद्र से क्या होती है, बादल के द्वारा जो उसको पानी लिया जाता है, किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। और वही जो वर्षा होते हैं उसको हम लोग ग्राउंड वाटर से ही क्या करते हैं? वर्षा को प्राप्त करते हैं और उसी को हम लोग वर्षा कहते हैं। तो कहने का मतलब ज्यादातर पौधे के जल संरक्षण में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग वर्षा के प्रकार। आप देख लेते हैं वर्षा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रेनफॉल, एक होता है ठंडी वायु और एक होता है गर्म वायु। जो चक्रवाती के लिए वह ज्यादातर है। पर्वतीय में होता है आर्द्र वायु, पर्वतीय क्षेत्रों में कैसा होता है? आर्द्र वायु। और संवहनीय वर्षा जो होती है वो गर्म वायु का होता है। संवहनीय वर्षा कैसा होती है? गर्म वायु। तो देखिए वर्षा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और ये आ गया एक संवहनीय वर्षा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए दिल्ली का, अब आगे हम लोग हिस्ट्री में। दिल्ली का शासक, तो देखिए दिल्ली में सबसे पहले जो आरंभिक 12वीं शताब्दी में जो 1165 ईस्वी में हुआ था, उस समय तोमर का शासक था। तोमर ने कब शासन किया दिल्ली में? आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 में। उसके बाद अनंगपाल 1130 से 1135 ईस्वी। चौहान वंश 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। फिर प्रारंभिक तुर्की शासन 1206 से 1290। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक दिल्ली पे शासक बने थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए अब उसके बाद आ जाते हैं शहाबुद्दीन इल्तुतमिश। उन्होंने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किए। फिर रजिया 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किए। फिर गयासुद्दीन बलबन, उन्होंने 1266 से लेके 1287 ईस्वी तक शासन किए। फिर खिलजी वंश, खलजी लिखा गया यहाँ पे, खिलजी होगा, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किए। देखिए छात्रों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि रजिया सुल्तान की शासन कब से कब तक दिल्ली पे रहा था, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा 1236 से 1240 ईस्वी तक, ठीक है ना। उसके बाद पूछते हैं गयासुद्दीन का शासनकाल दिल्ली पे कब से कब तक थे, तो यह हो जाएगा 1266 से 1287 तक, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए जलालुद्दीन खिलजी
जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन था 1290 से 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316। तुगलक वंश 1320 से 1414। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आ जाता है, तो उन्होंने 1351 से 1388 तक। सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 ईस्वी। खिलजी खान का 1414 से 1421। लोदी वंश 1451 से 1526। बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी। तो इस प्रकार से यह मुगल काल के प्लस शासन थे। अब आते देखिए पटवारी क्या होती है। जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, कहीं पटवारी तो कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। बड़े जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। तो पूछ दे कि जरीब किसे कहते हैं, जब लंबी जगहों पे लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, जब जरीब कहते हैं। ठीक है ना छात्रों, यह एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, क्लास 6 to 8 का, क्लास 6 to 8 का इतिहास, भूगोल, नागरिक और इकोनॉमिक्स का निचोड़ है। तो इसलिए छात्रों आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, यहीं से सीटेट में प्रश्न आते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए स्थल मंडल एवं भूमंडल क्या है। स्थल मंडल एवं भूमंडल क्या है, पृथ्वी का ठोस भाग, ठीक है ना, सॉलिड प्रोपोर्शन, जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल या भूमंडल, ठीक है ना, लिथोस्फीयर कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है। क्या है? यह खनिज संपदा का भी स्रोत है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है ना, देखिए स्थल मंडल हो गया, यह जल वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, चलते हम लोग आगे। देखिए यह पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, सॉलिड लेयर, यह कठोर ऊपरी परत होती है। यह चट्टानों, रॉक्स एवं खनिजों, ठीक है ना, मिनरल्स से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों, ठीक है ना, टोपोग्राफी जो उसको कहते हैं। उसके बाद देखिए अब आगे हम लोग पांडुलिपि क्या होती है। तो पांडुलिपि, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना होता है। क्या होता है, पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। यह पुस्तक जो होते थे हाथ से लिखे होते थे, इसलिए इसको क्या कहते थे, पांडुलिपि। देखिए पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों, पाल्म लीफ अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भ्रुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। भ्रुज जो होता है भोजपत्र, जिसको बर्च बार्क भी पर भी लिखी मिलती है। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। यह पांडुलिपि कहाँ होती है, मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, मेडिसिन तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा इसमें मिलती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अभिलेख क्या होता है। तो ऐसे लेख या पत्थर, धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा, जिसको रिकॉर्ड्स, रखा करते थे। अभिलेख का मतलब ऐसा संग्रहित जिसमें क्या होते थे कि राजा जो युद्ध करते थे तो उन सभी को उसमें लिख के रखते थे। ठीक है ना, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अब आ गए संसद, पॉलिटी से। देखिए संसद क्या होते हैं, पार्लियामेंट जिसको कहते हैं। लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। हम इसमें राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं उसके मुख्य अंग होते हैं। इसमें दो सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
जब संसद सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। यह क्वेश्चन बार बार सीटेट में पूछता है, VVI इसको लगा लीजिए। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले कौन सा काल होता है? तो कौन सा काल होता है? प्रश्नकाल होता है। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उस समय प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। संसदों के प्रश्न से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलती है। जब संसद जो जो प्रश्न पूछते हैं तो उनसे सरकार को भी बहुत सारी जानकारियां संग्रहित होती है। संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है, जिसको SC ST कहते हैं। देखिए, अब आ गए फिर हम लोग ज्योग्राफी में। पृथ्वी के ताप कटिबंध, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंधीय या टोरिड जोन कहा जाता है। देखिए, जिस समय यानी कि जिस जगह पे सूर्य जितनी नज़दीक होंगे वहाँ पे, ठीक है ना, गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए देखिए, और एक बात याद रखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा जिस जिस देश के नज़दीक से गुजरा है उस देश में क्या होती है कि ज़्यादातर गर्मी पड़ती है। तो अफ्रीका से होकर गुजरती है, अफ्रीका महादेश से। तो वहाँ पे क्या होती है कि भारत का जो दक्षिणी एरिया है, जैसे तमिलनाडु, केरला, इस सब में देखिएगा तो ज़्यादातर गर्मी पड़ेगा और वहाँ के लोग भी ज़्यादातर काले होते हैं। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं हम, देखिए, कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी अक्षांश लेटिट्यूड्स पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव और वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में बहुत ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा ऊपरी नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध फ्रिग्ड जोन कहलाते हैं। यह क्या कहलाते हैं? शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, टोंगा द्वीप क्या आती है? टोंगा द्वीप, जिसको आइसलैंड एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। कहाँ पे है? 20 डिग्री दक्षिणी पर स्थित है। ठीक है। अब देखिए, नृत्य है, प्रत्येक राज्य की लोक नृत्य होती है जो है। देखिए, नृत्य और राज्य से संबंधित है। घूमर है, राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। भांगड़ा पंजाब में होता है। लावनी महाराष्ट्र में होता है। चोंग नागालैंड में होता है। पूछता है, 1 नंबर में पूछता है ये, चोंग किस राज्य का नृत्य है? नागालैंड का नृत्य है। ठीक है ना। अब देखिए, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपको, घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है ना। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। लावनी महाराष्ट्र का। चोंग नागालैंड का। ओडिसी ओडिशा का। बिहू असम का। ठीक है ना। मखौटा कहाँ का है? मुखौटा होता है, मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। कथकली केरल का है। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। छऊ झारखंड का। गढ़वाली उत्तराखंड का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। यह जो है लोक नृत्य है। और तमिलनाडु और कुचिपुड़ी यह दोनों बार बार पूछते रहता है सीटेट। देखिए, अगला है रासलीला उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का। यक्षगान कर्नाटक का। गरबा गुजरात का। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। छात्रों, आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग छात्रों इसको लाइक करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? रिवीजन कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा आपको उतना बेनिफिट्स होने वाला है, क्योंकि सीटेट आपको रिवीजन मांगता है। उसमें क्या होता है, बहुत ही घुमावदार प्रश्न होते हैं, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग को हमेशा क्या करना है? हिम्मत के साथ काम करना है और हमेशा मन से पढ़ना है। आप लोग को जरूर सफलता मिलेगी। कहा गया कि छात्रों, सफल होना है तो एक बात हमेशा जान लो। सफल होना है तो एक बात हमेशा जान लो। सपना छोटा हो तो चलेगा, मगर सपने को पूरा करने का पूरा दम होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जरूर कामयाब होंगे। तब तक के लिए छात्रों, बाय बाय।